हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैक ऑनलाइन स्टडी कतरास में। तो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 10 को पढ़ेंगे। ये क्लास 8 का विज्ञान बुक है और इसमें ये चैप्टर जो होता है थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए एक ही वीडियो में कवर करना आसान नहीं है। और उसको एक ही वीडियो में करने के लिए क्या है कि उसको थोड़ा सा लाइन बाय लाइन करके मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन इस वीडियो में आपको इस चैप्टर की काफ़ी जानकारी मिल जाएगा और फिर अंत में इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो फसल किस प्रकार से उपजाया जाता है इसके बारे में दिया हुआ है। फसल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम लोग तो जानते ही हैं कि हर मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ता है। हर जितने भी सजीव चीज़ें हैं सभी को भोजन की आवश्यकता पड़ता है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और दैनिक कार्य करने के लिए। तो इससे संबंधित यहाँ पे ये चैप्टर दिया हुआ है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं सभी सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और यह भी जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन निर्माण किस प्रकार करते हैं, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जंतुओं के भोजन के स्रोत के संबंध में भी आपने पढ़ा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मनुष्य अपना भोजन पौधों एवं जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। परंतु आप भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, हम लोग भोजन क्यों करते हैं? तो भोजन का मुख्य स्रोत है पौधे। मनुष्य जो है जंतु और पौधे दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता उनके अपने शरीर की वृद्धि रखरखाव तो आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए होती है। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दैनिक कार्य को करने के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन की आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या किए जाते हैं? तो इतनी बड़ी जनसंख्या, जैसे कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी है, करीब 1 अरब और 50 करोड़, मतलब 1.5 अरब है। इसके लिए खाद्य पदार्थों का नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण अति आवश्यक है। इसके लिए सबसे पहले पौधों को उगाना होगा। आइए जानें कि पौधों को उगाने का प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ। पौधे उगाना होगा मतलब फसल हमें उगाना होगा, अन्यथा फिर हमें भोजन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। और आज के समय में धीरे धीरे देख रहा हूँ मैं कि खेतों में ज़्यादातर मतलब बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और जहाँ पे खेती हुआ करता था वहाँ पे आज बिल्कुल भी नहीं होने लगा है। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। चलिए फिर भी अब यहाँ पे देखते हैं। कृषि का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, मतलब 10,000 ईस्वी पूर्व मनुष्य जो है इधर उधर घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। जैसे कि अभी बंजारा लोग जो होते हैं एक जगह पे रुकते नहीं हैं, भोजन की खोज में वे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर समय के साथ खेती कर चावल, गेहूँ एवं अन्य खाद्य फसलों को उगाने लगे और इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो 10,000 वर्ष पहले लोग घुमंतु थे, लेकिन धीरे धीरे जो है उन लोगों ने फसल उगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे और आगे से दिया हुआ फसल के बारे में दिया हुआ सबसे पहले, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो संभव हो कि क्वेश्चन में इस तरह का आंसर पूछे जा सकते हैं कि फसल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से दिया हुआ है बिल्कुल आंसर देना है उसको। उदाहरण के लिए मकई की फसल का अर्थ है खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे मकई के हैं। तो जहाँ जिस खेत में एक ही प्रकार के पौधे जब उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। क्या फसलें एक ही प्रकार की होती है? नहीं, ये तो विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। तो फसल एक प्रकार की नहीं होती है। उसे 3 प्रकार से दिखाया गया कि अन्न का फसल हो सकता है, सब्जियों का और फलों का भी हो सकता है। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें क्यों उगाई जाती हैं? तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कि अलग अलग जगहों में अलग अलग फसल क्यों उगाए जाते हैं। इसके पीछे कारण यहाँ पे बतला रहा है कि भारत में ताप, आर्द्रता और वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, अतः देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि सभी जगह बारिश एक जैसा नहीं होता, सभी जगह तापमान एक जैसा नहीं होता, वहाँ का मौसम डिफरेंट होता है, इसीलिए अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पे मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। तो हम लोग मुख्य रूप से 2 फसल अभी तक नीचे क्लास तक पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे हमें 3 फसलों के बारे में बतलाया गया। खरीफ फसल के बारे में यहाँ पे क्या बतला रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि धान, मकई, मूंगफली आदि किस मौसम में बोया जाता है? इन फसलों को वर्षा ऋतु जून जुलाई में बोया जाता है तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है। सोयाबीन, कपास सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पे खरीफ फसल में ये सारी चीज़ें बतलाई गई, धान, मकई, मूंगफली और यहाँ पे सोयाबीन, कपास। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो फिर इसका जवाब आपको उस तरह से देना होगा। नेक्स्ट पेज हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। धान का खेत दिखाया गया, मकई का खेत और कपास दिखाया गया है। तो ये सारे जो है खरीफ फसल के एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे रबी फसल के बारे में दिखाया गया है। रबी शीत ऋतु में बोए जाने वाले मार्च तथा मार्च तक कटाई वाले पौधों को रबी फसल कहा जाता है। गेहूँ, चना, आलू आदि की फसलों को शीत ऋतु मतलब जाड़े के समय में बोया जाता है। इसकी कटाई मार्च में होती है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, अलसी आदि रबी फसलें हैं।
तो यहाँ पे रबी फसलों के बारे में बताया गया है, जो कि ठंड के मौसम में इसे बोया जाता है और ठंड खत्म होते होते फिर इसको काट लिया जाता है। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया गया है गेहूँ का खेत, सरसों का खेत, मटर का खेत, इस तरह से ये सारे जो है रबी फसल के रूप में आते हैं। यहाँ पे जायद फसल, ग्रीष्म फसल, ये इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसम में की जाती है। दलहनी फसलें तथा सब्जियां भी इसी मौसम में लगाई जाती हैं। दलहनी मतलब जिससे दाल बनता है। क्या होता है? हार्टिकल्चर। देखिए यहाँ पे हार्टिकल्चर के बारे में बताया है। फूलों, फलों एवं सब्जियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है। फूल, फल और सब्जियों को बड़े पैमाने पर उगाना, उसको हार्टिकल्चर कहते हैं। आप जानते हैं कि शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। अलग अलग फसलों द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो हमारे शरीर में ये सारे पोषक तत्व चाहिए ही चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा। तो इसके लिए अलग अलग चीज़ों में ये सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं। पोषक तत्वों के आधार पर फसलों के 3 प्रकार होते हैं। यहाँ पे पोषक तत्वों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल, जिसको एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है, प्रोटीन प्रदान करने वाली, और बॉडी बिल्डिंग और वसा प्रदान करने वाली। तो एनर्जी, इसमें वसा में भी एनर्जी हमें मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल में क्या क्या चीज़ें हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली प्रमुख फसलों में चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार है। इन्हें अनाज या धान्य सीरियल्स कहा जाता है, फसल कहा जाता है। ये मनुष्य के भोजन के प्रमुख अंग है। मुख्य रूप से हम लोग इसे ही ज़्यादा खाते हैं और इससे हमें एनर्जी मिलती है। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल सोयाबीन, चना, मसूर, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इन फसलों को दलहन फसल, पल्स क्रॉप कहा जाता है। इनसे हमें दाल की प्राप्ति होती है। तो दाल जो होता है वो मुख्य रूप से हमें प्रोटीन प्रदान करता है। प्रोटीन बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, बड़ों के लिए भी उपयोगी है, लेकिन बच्चों के लिए, बढ़ते हुए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। वसा प्रदान करने वाली फसल, तो वसा हमें किससे मिलता है? तो यहाँ पे दिया गया है सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, तीसी, तिल आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। जिन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है वही वसा, उसी से हमें वसा मिलता है। इस कारण इन फसलों को तेल वाले ऑयल सीड की फसल कहते हैं। इन बीजों से वसा या तेल प्राप्त होता है। इन फसलें विटामिन एवं खनिज लवण वाले होते हैं। विटामिन एवं खनिज लवणों की प्राप्ति मुख्यतः सब्जी तथा फलों से होती है। चारा फसलें, यहाँ पे चारा फसलें मतलब जानवरों से संबंधित। चारा फसल व रेशेदार फसलों जैसे जई, सुडान, घास, बरसीम आदि को जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को चारा फसल फोडर क्रॉप कहते हैं। चारा फोडर जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। रेशेदार फसल, रेशेदार में यहाँ पे जिससे रेशे, धागे टाइप का जो कपड़ा वगैरह बनाया जाता है इस तरह से, उसको रेशेदार फसल कहते हैं। कुछ फसलें जैसे जूट एवं कपास को रेशे की प्राप्ति के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को रेशेदार फसल, फाइबर क्रॉप कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्जियों के खेत है, पिक्चर में दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ। यहाँ पे भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ की कुल आबादी का लगभग 70% भाग कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर है। हमारे देश की आबादी राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ हो गई है। देश की जनसंख्या जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस गति से फसल उत्पादन में भी वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि अन्न उत्पादन के लायक भूमि सीमित है। आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी तथा अन्न उत्पादन की मात्रा के बीच अंतर और भी बढ़ने की संभावना है। मतलब जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे देश में अन्न उपजना चाहिए, लेकिन उस हिसाब से उपजता नहीं है और ये अंतर काफ़ी बढ़ने वाला है। आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत होगी, भूखमरी की समस्या आएगी। इस अंतर को दूर करने के लिए फसलों का वैज्ञानिक ढंग से उत्पादन, इसका उचित प्रबंधन, भंडारण तथा वितरण आवश्यक है। फसलों के समुचित विकास के लिए उचित प्रकार की मिट्टी, उत्तम बीज, उत्तम कृषि औजार, उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, खरपतवार तथा फसल के रोगों पर नियंत्रण आदि आवश्यक है। किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियाँ कहा जाता है। तो कृषि पद्धतियाँ में वो सारी चीज़ आते हैं जिससे हम कृषि को उगाने से लेकर लोगों तक पहुँचाने तक की जितने भी कार्य हैं वो सारे कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। फसल उत्पादन का क्रम, तो किस प्रकार से फसल को उत्पन्न करने के लिए स्टेप्स बाय स्टेप्स किस तरह से हमें चलना पड़ता है।
यहाँ पे दिखाया गया है, निम्नलिखित आधारभूत कृषि पद्धतियों द्वारा फसल की पैदावार में वृद्धि की जाती है। मिट्टी की तैयारी, बुआई। सबसे पहले मिट्टी को ठीक से जोता जाता है, उसको हल्का बनाया जाता है, फिर बुआई किया जाता है, समय समय पे सिंचाई किया जाता है। सिंचाई मतलब हो गया उसमें पानी पटाना। तो अगर समय पे हम पानी उसको नहीं देंगे तो फिर वो फसल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा। उसमें दूसरे प्रकार के घास उग जाते हैं जिससे हमें निकालना पड़ेगा। खाद एवं उर्वरक देना, समय पे उसको जो है उर्वरक चीज़ें ऐसी देनी, खाद देनी है ताकि वो जल्दी से बढ़ पाए, ठीक से सही से बढ़ पाए। कटाई करना और भंडारण, उसको समय पे काटना होगा और उसको भंडारण मतलब उसको संचित करना होगा, एक जगह एकत्रित करना होगा। मिट्टी की तैयारी करना, सबसे पहले मिट्टी की तैयारी करना, इसके लिए खेत की जुताई की जाती है। और जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, मिट्टी पलटना, तो वही खेत की जुताई हो गया ताकि मिट्टी हल्की हो जाए और उसमें आसानी से जो हम वहाँ पे फसल लगाएंगे उसके जड़ जो है मिट्टी के अंदर सही से जानी चाहिए, तभी जो है वो पौधा जो है वो बड़ा हो पाएगा। अदरवाइज जो है अगर छोटा रह गया तो फिर उसमें फसल लगने वाला नहीं है। उसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया कि मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को हल्का करना पड़ता है। मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। खेत को जोतना, पहले लोग बैलों जानवरों से मतलब खेत को जुताई करते थे, लेकिन आज के समय में वो उसी का जगह ट्रैक्टर ले लिया है। ट्रैक्टर से खेती की जुताई होता है। जुताई के आवश्यक औजार, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हल से पहले खेत को जोता जाता था, लेकिन अब जो है बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर का प्रयोग बड़े कृषि क्षेत्र की जुताई के लिए किया जाता है। अभी जितने भी 90% जो है ट्रैक्टर का ही उपयोग होता है। क्या आप जानते हैं कि जुताई के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसमें हवा उसके अंदर रह पाता है, पानी उसके अंदर जा पाता है। विभिन्न प्रकार के खरपतवार, कई बार जो होते हैं खेत में फसल लगने के बाद जो है खरपतवार मतलब जो है अनचाहे पौधे निकल आते हैं जिसे हमें नष्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के खरपतवार वाले ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जिससे वो नष्ट हो जाते हैं या फिर हमें थोड़ी मेहनत करके उसको हटाना पड़ता है। क्या होता है पाटल, यहाँ पे दिया प्लैंक दिया हुआ है। क्या आपने देखा है कि अगर मिट्टी शुष्क या कड़ी हो तो क्या होता है? अगर खेत की मिट्टी काफ़ी शुष्क या कड़ी होती है तो जुताई से पहले उसमें पानी डाला जाता है। इससे हल चलाने में सुविधा होता है। जुताई करने के बाद खेतों में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं जिसे पाटल कहते हैं। पाटल की सहायता से तोड़कर समतल बनाया जाता है। जी हाँ, पाटल जो समतल बनाने का एक होता है, तो जो लोग गाँव में रहते होंगे वही देख पाएंगे, अदरवाइज जो है फिर या बाज़ार में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग उसको सिर्फ जान सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। या फिर यूट्यूब पे आज के समय में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ पे देख सकते हैं। पता करें कि पाटल को आपके आसपास के लोग किस नाम से जानते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं। पाटल को दूसरा कुछ भी बोला जाता है। मिट्टी के बराबर या समतल होने के कारण सिंचाई के समय जल का फैलाव भी समरूप होता है। अगर सिंचाई की जाने वाली भूमि समतल नहीं होगी तो कहीं ज़्यादा पानी जमा हो जाएगा और कहीं कम। कभी कभी जुताई के पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में मिल जाता है। बुआई से पहले खेत में पानी डाल दिया जाता है, तो इसलिए वो समतल किया जाता है ताकि जो है मिट्टी या कुछ भी उसमें जो डाला जाएगा वो बराबर रूप से खेत में फैल सके। कृषि औजार, अब आप जानते हैं कि अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी भुरभुरी किया जाता है। इसके लिए कई तरह के औजार उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए औजार क्या उपयोग किया जाता है खेतों में। हल उपयोग किया जाता है, तो हल तो आप लोग देखे होंगे, और बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं से खेत को जोता जाता है। इसके जगह पे ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है, क्या आप बता सकते हैं कि आधुनिक हल कैसे होते हैं? आधुनिक हल लोहे के बने होते हैं जो पशु चालित या मशीन चालित होते हैं। लोहे के बने होते हैं, वो या तो पशु द्वारा खींचा जाता है या फिर मशीन द्वारा, या वही मशीन द्वारा मतलब ट्रैक्टर के द्वारा। आइए अब कुदाली के बारे में जानते हैं। कुदाल तो हम लोग जानते ही हैं, घरों में अक्सर रहता है। एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसमें एक सिरे पर लोहे, तो कुदाल तो देखे ही होंगे, यहाँ पे कुदाल का पिक्चर दिया गया है। लकड़ी का इसमें डंटी लगाया जाता है, फिर जो है उसको उपयोग किया जाता है। ये जो है कई जगह जो है मतलब घासों को छीलने के लिए, काटने के लिए उपयोग होता है। कल्टीवेटर, यहाँ पे कल्टीवेटर देख सकते हैं, ये जो है इसमें काफ़ी नुकीले इस तरह से लगा होता है ताकि जो है वो जुताई कर सके। इसे ट्रैक्टर में लगाकर खेतों की जुताई काफ़ी अच्छी ढंग से की जाती है। कल्टीवेटर इसका नाम दिया गया है, मतलब इसका नाम है ही कल्टीवेटर। और बुआई की जाती है। इसके बाद जो है बुआई मतलब बोना हो गया। फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण बोने से
चरण है। तो बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। अच्छी किस्म के बीज कैसे होते हैं? अच्छी किस्म के बीज साफ, स्वस्थ एवं अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं। तो उसे देखने से ही पता चल जाएगा। उसे पानी में भिगा कर पता किया जाता है कि वो कौन सा बीज जो है सही है। कैसे करें सही बीजों का चयन? तो यहाँ पे बीजों का चयन करने के लिए हम ऑलरेडी बतलाया गया है। आप पानी की सतह पर तैरने वाले तथा नीचे बैठने वाले बीजों को निकालकर अलग अलग स्थान में रोपिए। कुछ समय बाद उन स्थानों पर उगने वाले पौधों को सर्वेक्षण कीजिए। तो यहाँ पता चल जाएगा। तो जो बीज जो है जो पानी के ऊपर तैरते रहेंगे उन बीजों को निकाल कर फेंक देना है। मतलब जो बीज बैठ जाते हैं वो बीज अच्छे होते हैं। यहाँ पे गिलास की पेंदी पर बैठने वाले बीजों से अच्छे पौधे निकलते हैं और बाद में इन पौधों से अच्छी फसलें होती है। तो आपको पता चल गया होगा कि नीचे जो बैठ गए हैं वही अच्छे होते हैं। बुआई के परंपरागत एवं आधुनिक औजार। क्या आप जानते हैं कि बुआई के प्रयोग होने वाले औजार कौन कौन हैं? परंपरागत औजार मतलब बहुत पहले से जो चलते आ रहे हैं उसको परंपरागत औजार कहते हैं। आइए सर्वप्रथम बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले परंपरागत औजार के बारे में जानें। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार कीप और आकार के होते थे। औजार कीप के आकार के होते थे। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइप से गुजरते। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते थे। तो पहले जो है इस तरह का ये जो कीप यहाँ पे दिख रहे हैं ये इस तरह से लगा होता था और वो बुआई किया जाता था। तो हम लोग कई जगह ऐसे जगह भी हैं जहाँ पे लोग नहीं देखे। तो हम लोग की तरफ भी ये सारी चीज़ें यूज नहीं हुआ करते थे। इसके अलावा जो है आधुनिक औजार सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बुआई करने में इस समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो आज के समय में ट्रैक्टर में ही लगा रहता है, इसीलिए कोई समस्या नहीं है, उसी से बुआई का काम हो जाएगा। तो सावधानियां क्या बरतना है यहाँ पे? बुआई के बाद बीज को मिट्टी से ढक देना चाहिए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों को नुकसान होने से बचाया जा सके। अगर खुला रहता है तो पक्षियाँ जो है उसको चुनकर खा जाएंगे और फिर पौधे नहीं निकल पाएंगे। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होनी चाहिए। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व एवं जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। जैसे कि नज़दीक में ज़्यादा एक ही जगह पे नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है उसको बढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा तो फिर वो उसमें फसल नहीं लग पाएगा। क्या होता है छिटका बुआई। इसके अलावा बीजों की बुआई कहीं कहीं हाथ से भी की जाती है। इसके अंतर्गत गीली मिट्टी के ऊपर हाथों द्वारा बीजों को बिखेर दिया जाता है। इस विधि को छिटका बुआई कहते हैं। उसे हाथों से फेंक कर उसको बुआई किया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो यहाँ पे ज़रूरी है, समय पे हमें खाद और उर्वरक देना पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि 2 गमले लीजिए। पहले गमले में केवल मिट्टी डालिए, दूसरे गमले में मिट्टी के साथ सूखी गोबर, सड़ी हुई पत्तियाँ इत्यादि भी डालिए। दोनों गमलों में एक एक पौधे लगाइए, दोनों में पानी डालिए तथा दोनों को एक ही स्थान पर रखिए। कुछ दिनों के बाद पौधों की तुलना कीजिए। तो निश्चित रूप से जिसमें हम सड़े हुए पत्तियाँ, गोबर ये सब जो डाले हुए हैं उसका पौधा जो है वो ज़्यादा अच्छा उगेगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही जाएंगे। इसका पेज नंबर क्या है? 116। ठीक है, 116 तक पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग जाते हैं इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन इसमें कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में करेंगे। तो उसमें हम जो है बाकी चैप्टर भी हम उसमें पढ़ेंगे और उसमें बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं इसके अभ्यास में और इसमें सबसे पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे कर दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है? राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। इसका आंसर ख नंबर का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी मतलब स्वयं जो भोजन बनाते हैं। तो गाय, मनुष्य, बकरी ये सब तो कोई नहीं बनाता। आम का पौधा, कोई भी पौधा जो है वो स्वपोषी का एग्जाम्पल में आता है। उसके बाद खरीफ फसल के उदाहरण है। 3rd नंबर में यहाँ पे खरीफ फसल के उदाहरण है। खरीफ मतलब हो गया जो बरसात के मौसम में लगाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका धान का पौधा जो है वो खरीफ फसल में आता है। तो ग नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे 4 नंबर में जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ मतलब जंतुओं से मिलने वाला खाद्य पदार्थ क्या है?
तो दाल तो हमें पौधे से मिलता है, फल भी पौधे से मिलता है, चावल भी पौधे से मिलता है, शहद जो है हमें जंतुओं से मिलता है। तो ये ख नंबर का आंसर हो जाएगा। उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फसल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की डैश होती है। यहाँ पे 2 नंबर में तो मिट्टी की तैयारी होती है, और मिट्टी में क्या क्या करना चाहिए, जुताई वगैरह। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मिट्टी की तैयारी होती है, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर में क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। यहाँ देखिए तैरने हैं, तो तैरने लगते हैं, ये कंप्लीट हो गया। 4 नंबर में फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या चाहिए, मिट्टी से पोषक यहाँ पे हो जाएगा। मिट्टी से पोषक तथा डैश आवश्यक है, मतलब जल, यहाँ पे जल है, जल आवश्यक है, कंप्लीट हो गया। और 5 नंबर में हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। तो एक ही बचा हुआ है, कटाई की जाती है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बाकी सब करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, सही गलत निशान लगाइए। तो सही गलत का निशान लगाना है, और यहाँ पे पढ़ना है पहले, दलहन फसल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो दलहन से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता, उससे प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। केंचुआ किसानों का मित्र है। केंचुआ किसानों का मित्र है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। तो अत्यधिक उर्वरक उपयोग करने से मिट्टी का संरचना खराब हो जाता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 3 नंबर फॉल्स। उसके बाद बड़े पैमानों पर अनाज का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, साइलो भंडार में बड़े पैमाने पर जो भंडारण किया जाता है, तो उसको साइलो भंडारण कहते हैं, साइलो भंडार में किया जाता है। कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन ई की प्रचुरता होती है। तो बिल्कुल होती है, ये सही है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में यहीं तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को पाने के लिए आप हमारे वीडियो में बने रहें। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है आपके लिए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।